एक तो साहब एक गोद भराई, आप गोद भराई में 3-4 लाख रुपए खराब कर रहे हो। 2 आदमी जाके छोरी को रोक दो, क्या हो सकता है पैसा खराब करने की? आप खर्चे कम कर सकते हो। दूसरा विषय साहब ये गहने गुठी का, जो मैं हर सभा में यही बोलता हूँ कि गहने सोने चांदी आसमान छू रहे हैं और हम बहुत ज्यादा पैसा खराब कर रहे हैं। अगर हम इस गहने की लिमिट को करते हैं कि भाई अपनी बेटी को देंगे या अपने जवाई को देंगे तो ठीक है। आजकल 2-2 तो बिचौले हो जाते हैं, उनकी भी गुठी जाती है, वो आसास की जाती है। क्या हो सकता है इतना बर्बाद करने की? आप निश्चित कीजिए, लिमिट कीजिए, सख्त कीजिए। हर आदमी मानेगा क्योंकि जेब से पैसे निकलते हैं, सब मानने के लिए तैयार है। ये देखा देखी के लिए, होड़ा होड़ी के लिए हम लोग आगे निकल रहे हैं। आप नियंत्रित कीजिए गहने गुठी पर, निश्चित रूप से आपके 5-4 लाख रुपए बचेंगे। एक साहब कपड़ों की बात होती है कि हम 200, 300 तीड़ मंगवा लेते हैं, आप उसको भी नियंत्रित कीजिए कि मेरे घर परिवार में जितनी छोरी छापरी है उससे ज्यादा के नहीं मंगवाएंगे। गांव के अगर हमने किसी को बुलाया है तो अपनी दम पे बुलाओ। बुआ की, मामा की, फूफा की, काकस की, जितनी बेटी हम बुला रहे हैं वो बेटे वाला खुद देगा। बेटी वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि 3 से भी तीड़ मंगवा लिया आपने उससे। आप उस पर भी कंट्रोल कीजिए साहब। 5-6-7 लाख रुपए आपके आसानी से बचेंगे। और अगर हम लोगों ने मिलकर फैसला कर लिया कि 1 रुपया देंगे और 1 रुपया लेंगे, सारे फैसले मंजूर है, उसके बाद आवश्यकता ही नहीं कुछ करने की। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद हमारे साथ राजस्थान से और अलवर कोटपुतली जिले से आते हैं आरसी यादव बानसूर। और आज मुद्दा बड़ा विशेष रहने वाला है आरसी यादव जी के साथ, क्योंकि समाज की हम बात करें, हर समाज अपने लिए कुछ न कुछ, हर समाज कहते हैं अपने समाज के लिए कर रहा है, प्रयास करता है अच्छे काम करने की। लेकिन आरसी यादव जो डॉक्टर साहब, इनकी पूरी टीम ने एक बड़ी अच्छी मुहिम उठाई है। क्योंकि यादव समाज में आजकल ब्याह और शादियों में बड़ा खर्चा किया जाता है। अक्सर आप देखते हैं बड़ी शानो शौकत दिखाई जाती है और करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है, और गरीब आदमी उसको भी करना पड़ता है, उनको देखो देख। आरसी यादव गांव गांव जा रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, हर व्यक्ति से मिलने, हर घर घर जा रहे हैं, इनकी टीम रही है खुद। और ये बानसूर, अपने बानसूर को, तहसील को कवर करेंगे, उसके बाद पूरे जिले को, अलवर कोटपुतली को कवर करेंगे, उसके बाद ये मुहिम आगे चलेगी। आरसी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव साहब, बहुत अच्छी मुहिम चलाई। हमने सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो देखा। आपने कहा जब छोरी को रोकने जाते हैं हम, उस समय सर पे हाथ रखने के लिए जाते हैं, उस समय भी गोद भराई पे मोटा खर्चा कर देते हो, 20-20, 5-5, 10-10, 15-15 लाख का सारे खर्चे बंद करो ब्याह शादी का। और यादव समाज में आजकल तो देखा देख होड़ची मची हुई है कि इसने 1 करोड़ खर्च किया तो मैं 5 करोड़ खर्च करूंगा, इसने 5 किया तो मैं 10 करोड़ खर्च करूंगा। आपने बानसूर से आप आते हैं, तहसील बानसूर आपकी, अलवर कोटपुतली, राजस्थान बहुत बड़ा एक प्रदेश है, तो पूरे प्रदेश को कैसे कवर करेंगे? और आपके जो आपने मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या सोच के आप आगे बढ़े और कैसे लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हो? क्या राजस्थान की, आपकी यादव समाज की जो जनता है, जो गांव है, वो मान रहे हैं? इसके बाद अगला पड़ाव आपका क्या है? और आप गांव में किस तरीके से आप जाते हैं, कैसे पंचायतों से मिलते हैं, कितनी बड़ी आपकी टीम है, हम आपसे जानना चाहेंगे। और बीच बीच में आपकी जो फुटेज है वो भी हम लोगों को दिखाते रहेंगे, जो ये आरसी यादव जी काम कर रही है, इनकी टीम कर रही है, पंचायतें कर रहे हैं, और उनमें जाके क्या फैसला लेते हैं वो भी हम यादव समाज को, पूरे देश को और पूरे भारत को हम दिखा रहे हैं। साथ साथ वो क्लिप भी देखते रहिए हमारे साथ। यादव साहब, क्या कहेंगे इसको लेके? आप अच्छी मुहिम कर रहे हैं सर, समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर हमने एक 100 दिन की रणनीति बनाई है हमारे तहसील स्तर पर, और उसमें हम गांव गांव जाकर पंचायत स्तर पर एक मीटिंग करते हैं, वहां के लोगों को जागरूक करते हैं, समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में बताते हैं और उनके विचार लेते हैं हम लोग। और इस तरह हमारी ये 100 दिन की कार्यनीति है। इसको हम पूरे तहसील में एक बार विचार लेकर और फिर हम ब्लॉक स्तर पे एक बड़ी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में हम निर्णय सुनाएंगे। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इस प्रोग्राम को आगे तहसील से जिले पर और पूरे एरिया को कवर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं, जिसमें धन का अपव्यय होता है और जो खराब जाता है, और उसके कारण हमारे जो परिवार हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जो पैसे हमें बच्चों पे शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए, जो अपने परिवार की परवरिश के लिए खर्च करना चाहिए, वो हम लोग समाज में व्याप्त बुराइयों में खर्च कर देते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए हमें समाज को जागरूक करने के लिए हमने टीम बना रखी है
इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई पद नहीं है, एक यूं माने कि संगठन है हमारा, और गांव में जाकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपकी टीम में जी ये जी। कितने लोग हैं, और ये लोग जो हैं, ये काम पंचायतों को करना चाहिए अवेयरनेस का, लेकिन पंचायत न करके आप कर रहे हैं। आपके साथ टीम में कैसे लोग जुड़े हैं? प्रोफेशनल लोग हैं, या फिर कोई खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, इस तरीके से लोग ये चाहते हैं कि हम करें? और आपके दिमाग में आया क्या, आप एक साथ उठ खड़े हुए इतनी बड़ी टीम, और गांव गांव में जाके लोगों का अवेयरनेस करें, ऐसा मत कीजिए, पैसे को फालतू पानी की तरह खर्च मत कीजिए, इसमें कोई आना जाना नहीं है, ये शानो शौकत यहाँ दलील हो जाएगी, आप दुखी रहते रहे लाइफ टाइम, फिर आपको दुख झेलने पड़ेंगे। तो ये कहां से सोच आई आपकी? और अभी आप गांव में कितने गांव में जा चुके हैं, ये भी जानना चाहेंगे, और उन गांव का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको? सर, सोचने की बात तो ये कि जब अपन जाते हैं और लोगों की गांव में स्थिति देखते हैं और किसी गरीब से मिलते हैं, तो उसका जो मूल कारण निकल कर यही आता है कि साहब, हमने आज से 2 साल पहले हमारी शादी में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, किसी से कर्जा ले लिया, और फिर वो कर्जा उतरता नहीं है, बच्चों की फीस नहीं दी जाती है, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं। तो ये सभी पूरा हमने एक देखा, तो हमारे दिमाग में आया कि यार, इसको कहीं न कहीं एक प्रयास से रोका जाना चाहिए। रही बात टीम की जुड़ने की, तो ये 7 दिन पहले हम पर्चे छपवाते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जिस क्षेत्र में हमें मीटिंग करनी रहती है वहां हम प्रचार करते हैं गाड़ी लेकर। और जुड़ने की रही बात, तो सभी लोग जुड़ते हैं हमारे से, नौकरी पेशे के भी, किसान भी, युवा भी, सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं और उनके विचार सुनते हैं हम पहले, फिर उन विचारों को नोट करते हैं हम हमारी डायरी में, और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 10 मीटिंग कर चुके हैं सर हम, लगभग 30-40 गांव की, और वहाँ 1000-1500 लोग आते हैं हमारे पास, कोई 500 किसी छोटे गांव में, और उनके सबके विचार लिए जाते हैं। और सबका एक ही मानना है कि इस पीड़ा से सभी जूझ रहे हैं। अब बात ही आ गई कि मुहिम को चलाए कौन, बस प्रश्न ये उठ रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर किसी न किसी को तो सर भगत सिंह बनना पड़ेगा एक ही समाज के लिए। जी। तो आपकी टीम में लगभग 150 लोग अभी साथ काम कर रहे हैं? हाँ, इतने सर, जरूर। तो आपकी टीम में और भी लोग जैसे जुड़ रहे हैं, या फिर खाली आप राजस्थान को छोड़ दीजिए, बानसूर और आपका अलवर कोटपुतली को छोड़ के पूरे भारत से अगर आपके समाज का कोई इस मुहिम को लेकर जुड़ना चाहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, यादव समाज का, और वो कहे आप यहाँ के इस तरीके के अवेयरनेस हम भी करना चाहते हैं, हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? सर, अभी आपके हरियाणा से मेरे पास 2-3 फोन आए हैं, रेवाड़ी से भी फोन आए हैं, और कई जगह से फोन आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सर, आप जो आपकी बड़ी मीटिंग होगी उस दिन आप हमें बुलाइए, और फिर हम आपको लेकर यहाँ आएंगे। तो आप हमारे लिए एक आईना है, आप हमारे लिए एक उदाहरण है, जिससे हम हमारे समाज को भी दिखा सकें। बाकी तो जैसे समाज में हैं, खापे हैं, कई पंचायतें हैं, वो निर्णय ले लेती है, यादव समाज में खापे नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने क्या सोचा ये मुहिम, क्योंकि आपको क्या ऐसा मतलब ऐसा लगा यार ये बहुत गलत हो रहा है समाज में, और इस तरीके से समाज हमारा पिछड़ता जा रहा है, लोग चकाचौंध में एक दूसरे के भेड़ चाल में देख देख कर भागम भाग हो रहे हैं। तो ये क्या आपने क्या सोचा, कैसे आपने यहाँ आपने मुहिम उठा के चल पड़े आप? सर, निश्चित रूप से ये समाज में कुरीतियां हैं, किसी के घर मौत हो जाती है, अब उसकी हमारी सनातन धर्म में मान्यता है कि हम सूतक लग जाते हैं, वहां पानी नहीं पीते हैं, घर में खाना नहीं बनता है। और आज आधुनिकता की चकाचौंध में ऐसा हो गया कि डेली जो भी बैठने आता है उसको खाना खिलाते हैं लोग, 12 दिन बाद एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो जिस घर में मौत हो जाती है, जिसके घर में माता पिता का देहांत हो जाता है, वहां ऐसा माहौल बन जाता है जैसे खुशियां मनाई जा रही हैं। तो इससे बुरी समाज की क्या स्थिति होगी बताइए? आप पढ़े लिखे इंसान को, एक सभ्य समाज को क्या हो रहा है, किसी को तो सोचना पड़ेगा ना इसके लिए। तो ये समाज में बुराइयां हैं। आरसी यादव जी मानते हैं पूरे भारत में जहां तक हम शादियों की बात करें, यादव समाज में कुछ आजकल शादियों में दिखावा कुछ ज्यादा हो रहा है, मानते हैं ये बात? पानी की तरह पैसा बहा जा रहा है यादव समाज में। निश्चित रूप से सर, 30% खाना बर्बाद हो रहा है। खड़े खाने में लोग ले लेते हैं, कटोरियां भर लेते हैं और फेंक देते हैं उसको, अन्न का अपमान हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं।
तो अपनी संस्कृति की बात करें तो अपन बैठ के खाना खाना चाहिए अपने को, तो आरसी इसलिए यादव मुहिम है हमारी ये। जी, अब आप जो मुहिम चला रहे हैं तो हर दिन जाते हैं कहीं न कहीं, तो कितने गांव कवर कर रहे हैं लोगों का अवेयरनेस करने के लिए? और जिस घर में फिलहाल शादी है यादव समाज में, क्या उस दूल्हा और दुल्हन के घर भी जाते हैं, उनको बताते हैं ऐसा मत कीजिए, हम थोड़ा सा सही ढंग से चलिए, हम बताएं उस रास्ते पर चलिए? तो कभी ऐसे घर में भी गए हैं अभी फिलहाल और उन्होंने आपकी बात को माना भी है, आप सही कह रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ? हम कितने गांवों में गए हैं, ये मेरी टीम के मेरे सदस्य, मेरे से सीनियर बैठे हैं अजय जी, ये आपको बताएंगे। जी अजय जी, बहुत बहुत हाँ जी, स्वागत है आपका नमस्कार। भी। जी यादव साहब, अजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। यादव साहब, कितने लगभग 40 गांव कर चुके हैं, तो कुछ गांव के नाम बताना चाहेंगे? बानसूर का कितने गांव हो चुके हैं आपके? ये क्या है साहब, हम गांव बड़े गांव जो भी होते हैं ना पंचायत में, उसमें तो मीटिंग करते हैं, उसके साथ आस पड़ोस के छोटे छोटे 10-11 गांव होते हैं जिसकी एक मीटिंग होती है। हम्म, जैसे शुरू की मीटिंग हमारी बालावास पंचायत में हुई थी। बालावास में ऊदा काबास, रतनपुरा, शोरामाली, ऐसी छोटी 15-20 ढाणियां हैं, तो उनको जोड़ करके एक मंडल बालावास बना करके पहली मीटिंग हमने बालावास की थी, जिसमें 1000 के समथिंग एकत्रित आदमी होते। पहले प्रचार किया था, सोशल मीडिया पर्चे छपवा करके। इसी तरह कुल मिलाकर के 10 मीटिंग अब तक कंप्लीट हो चुकी, जिसमें गांव शामिल, गांव और ढाणी कंप्लीट 100 शामिल हुए हैं, 100 के करीब ढाणी और गांव। इस जो मुहिम लेके चले हैं, कितना प्यार मिला? और जहां भी गांव में जाते हैं तो उस गांव की कितना प्यार मिला आपको? नहीं, गांव में जहां जा रहे हैं तो लोगों का अच्छा है, और इन योजनाओं के प्रति, ये जो कुरीतियां हैं, इनके प्रति लोगों में आक्रोश है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, इनको जड़ से खत्म करना है। तो लोगों को समझ में आ रहा भी है यादव समाज को, आप जो कर रहे हैं आके कुछ समझ में आ रहा है, और आप जो मुहिम लेके चल रहे हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं आपको? हाँ, सही मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, हम ऐसा ही कर रहे हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर लोग फॉलो नहीं करते तो गांव में बताओ 1000 की संख्या में एकत्रित थोड़ी होंगे लोग। फॉलो कर रहे हैं, इनको मान रहे हैं, नियमों को, इन बुराइयों को दूर करना है, जड़ से मिटाना है, तभी तो लोग आ रहे हैं। जी, तो ऐसे कौन आएगा? अजय यादव जी, पंचायतों का कितना सहयोग मिल रहा है अभी फिलहाल पंचायतों का आपको लेके? जैसे पंचायतों में जाते हैं आप। नहीं, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सब जगह से ही। वो तो क्या है कि कोई भी इतनी बड़ी बुराई को मिटने में थोड़ा समय तो लगेगा, इसमें हमको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारी कंप्लीट गांव की मीटिंग होंगी, हमारे 70% बानसूर विधानसभा का कार्य पूरा हो चुका है, 30% बचा है, वो भी आने वाले 3 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग का आयोजन होगा, जो बानसूर हमारे यादव छात्रावास है, एक बहुत बड़ा 3-3.5 बीघे में, उसमें कार्यक्रम होगा, कम से कम 20-30 हजार आदमियों का। उसमें जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से बैठ करके गांव में जो हमने कमेटी बनाई है उनको बुला करके पहले तय करेंगे क्या क्या इनमें से नियम बनाने, कैसे धन का अपव्यय रुके, कैसे समाज आगे बढ़े। जब वो जो भी निर्णय लागू करेंगे उस मीटिंग में सुनाया जाएगा फैसला। तो हमारे साथ अजय यादव, आरसी यादव, ये इस टीम के जो मुखिया भी हैं, और इनके लगभग 100 साथी पूरे राजस्थान के साथ। तो अभी इनकी मुहिम चली नहीं है, लेकिन बानसूर अलवर जिले को लेकर चल रहे हैं। अपने तहसील में 70% ये गांव में जा चुके हैं, लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो कुछ बताना चाहिए, एक तो दहेज के लिए क्या मतलब, कौन सी मुहिम आप लेके चल रहे हैं साथ में, थोड़ा सा लोगों को, यादव समाज को बताना चाहेंगे? हमारे सबसे बड़ा तो मुख्य उद्देश्य जो दहेज का दुष्प्रभाव समाज के ऊपर पड़ा है, इससे जो आम आदमी है इसमें देखा देखी के हिसाब से पिस रहा है। और गांव की स्थिति, जिस घर में कर्मचारी नहीं है, खेती बाड़ी पर निर्भर है, वो आदमी भी उन बड़े लोगों के दिखावे के चक्कर में आकर के और समाज को दहेज के बहुत बड़े प्रभाव से अपने आप को प्रेषित कर रहे हैं। गांव के लोग किसान क्रेडिट कार्ड और अपने मकानों पे लोन ठा करके बड़ी शादियां कर रहे हैं। इसको देखा और समझ करके हम लोगों ने सबसे बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसे पर बोलता हूं कि हम खर्चों को नियंत्रित कैसे करें। आज भी मैं आपके बीच छोटी छोटी 2-4 बातें रखूंगा और मुझे लगता है आप निश्चित रूप से सहमत होंगे। एक तो साहब, एक गोद भराई, आप गोद भराई में 3-4 लाख रुपए खराब कर रहे हो। 2 लड़के 2 आदमी जाके छोरी को रोक दो, क्या आवश्यकता है पैसे खराब करने की? आप खर्चे कम कर सकते हो।
दूसरा विषय साहब ये गहने गुठी का, जो मैं हर सभा में यही बोलता हूँ कि गहने सोने चांदी आसमान छू रहे हैं और हम बहुत ज्यादा पैसा खराब कर रहे हैं। अगर हम इस गहने की लिमिट को करते हैं कि भाई अपनी बेटी को देंगे या अपने जवाई को देंगे तो ठीक है। आजकल दो तो बिचौले हो जाते हैं, उनकी भी गुठी जाती है, बुआ सास की भी जाती है, क्या आवश्यकता है इतना बर्बाद करने की। आप निश्चित कीजिए, लिमिट कीजिए, सख्त कीजिए। हर आदमी मानेगा क्योंकि जेब से पैसे निकलते हैं, सब मानने के लिए तैयार है। ये देखा देखी के लिए, होड़ा होड़ी के लिए हम लोग आगे निकल रहे हैं। आप नियंत्रित कीजिए गहने गुठी पर, निश्चित रूप से आपके 5-4 लाख रुपए बचेंगे। एक साथ कपड़ों की बात होती है कि हम 200 300 तीड़ मंगवा लेते हैं, आप उसको भी नियंत्रित कीजिए कि मेरे घर परिवार में जितनी छोरी छापरी है उससे ज्यादा के नहीं मंगवाएंगे। गांव के अगर हमने किसी को बुलाया है तो अपनी दम पे बुलाओ, बुआ की, मामा की, फूफा की, काकस की, जितनी बेटी हम बुला रहे हैं वो बेटे वाला खुद देगा। बेटी वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि 3 से भी तीड़ मंगवा लिया आपने उससे। आप उस पर भी कंट्रोल कीजिए। साहब 5-6-7 लाख रुपए आपके आसानी से बचेंगे। और अगर हम लोगों ने मिलकर फैसला कर लिया कि 1 रुपया देंगे और 1 रुपया लेंगे, सारे फैसले मंजूर है, उसके बाद आवश्यकता नहीं कुछ करने की। तो इसमें जैसे आपने दहेज को लेके हो गया और दहेज के साथ साथ इसके साथ एक मृत्यु भोज मृत्यु भोज का हो गया, और इसके साथ आप जैसे एक सामाजिक, हाँ शादी समारोह में श्राद्ध की जो स्टाल लगती है उसके ऊपर भी विशेष प्रतिबंध लगाने की हमने वो की है। एक ये जो छठी की रात्रि के कार्यक्रम होते हैं इनके ऊपर पाबंदी। बहुत सारे 13 अब तक आए हैं गाँव की मीटिंगों में, और भी आगे आएंगे। 30% बचा हुआ है काम, उसमें जो भी बिंदु और आएंगे उस पर भी पूरा विचार करके लागू करेंगे। और एक गोद भराई पे तो आपका चल ही रहा है, आपने कहा अभी गोद भराई के भी ऊपर। गोद भराई तो पूर्ण तो शायद बंद होगी। गोद भराई बानसूर में तो कंप्लीट बंद सा हो जाएगा। अब उधर क्या है कि हरियाणा में तो खाप पंचायत है, हमारे तो किसी ना किसी को तो आगे होना ही पड़ता है। हमारे जैसे रोटी बैंक के हमारे मित्र हैं आरसी जी, ये भी इसमें पूरा जी जान से लग रहे हैं, और भी 150 आदमी है कम से कम जो इसमें पूरे जी जान तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए हैं। तो यादव समाज सुधार हमारे साथ, हाँ यादव समाज सुधार के नाम से हमने एक टीम बना रखी है, यादव समाज सुधार। हाँ, इसमें जो कमियां समाज में है, जो दिख रही है, जो उनको लोग मान रहे हैं कि इनको दूर होना ही चाहिए, सबसे गांव में जाकर के विचार विमर्श करके ही इनके ऊपर चर्चा करते हैं हम। ये तो नहीं कि बानसूर में बैठ करके यादव हाँ बोलो। एक बंद कमरे में ऐसा नहीं है, आपने फैसला किया और बाहर आके मीडिया के सामने पेश कर दिया, ये फैसले हो गए, तो ऐसा नहीं है। आप घर घर जाते हो, डोर टू डोर पंचायतों से मिलते हो और उनका रिएक्शन लेते हो, वो क्या कहते हैं उसी आधार पे फैसला होता है। हाँ, हर गांव से जब भी जहाँ जाते हैं तो पहले हमारे बताते हैं कि भाई ये बुराइयां हैं समाज में, इनके ऊपर आप अपने विचार रखो। वो अपने विचार देते हैं, जिनमें विचारों में 90% लोग सहमति बताते हैं कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, इनको जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। तो कुछ कड़ा फैसले भी होंगे उसके बाद, जैसे पूरा समाज अगर इकट्ठा होता है यादव समाज, उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा इतना है, वो कहता है हमारे पास तो पैसा है और हम तो पैसा पानी की तरह बहाएंगे, इस पैसे का क्या करेंगे, हमारे तो 7 पीढ़ी आने वाली खर्च नहीं कर सकती, तो कुछ दिखावा ज्यादा करते हैं। तो ये तो हर आदमी के लिए लागू होगा ये रूल, तो यादव समाज में जो भी व्यक्ति है सबके लिए बराबर रूल रहेगा। नहीं, वो तो सबके लिए लागू है। ऐसे कुछ एक अपवाद आते हैं, लेकिन समाज से कोई बड़ा नहीं होता है। पैसे से बड़ा हो सकता है लेकिन समाज से कोई बड़ा नहीं होता, तो सब समाज की बातें मानेंगे। और जो भी एक आदि ऐसे उदाहरण आते हैं वो समाज के आगे सब अपने आप उनको झुकना पड़ता है। तो बानसूर के बाद अगला स्टेप क्या रहने वाला है आपका? बानसूर में कितने गांव आते हैं आपके बानसूर में तहसील में? बानसूर के अंदर हमारे बड़े गांव तो 40 के करीब है, बाकी ढाणियार ये मिला के 120-25 के करीब है। छोटी ढाणियार बड़े गांव मिला करके भारत के लोगों को और अपने समाज के लोगों को, राजस्थान और हरियाणा और बाहर के यादव समाज के लोगों के क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे साथ हमारे साथी हैं सुरेंद्र कवि, वो अपनी कविताओं के माध्यम से भी समाज को नई दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। मैं इनसे ही पूछता हूं सर, आपसे मिलाता हूं। जी नमस्कार साहब। जी नमस्ते सुरेंद्र कवि जी, कैसे क्या? जी सर। आपका बहुत अच्छी मुहिम चल रही है।
जी, अभी अभी तो हमारे जो एक एक बिंदु हमारा इस विषय पर जुड़ा हुआ है कि सामूहिक विवाह का जो है, अब ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कोई व्यक्ति जिनके पास गरीबी के कारण विवाह करने में जो एक सक्षम है, उसका सामाजिक स्तर पर एक संगठन बनेगा और उन गरीब लोगों का, या कोई अमीर भी चाहे तो सामूहिक विवाह में अपनी संतानों के विवाह कर सकते हैं, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कि यादव हैं, उन्होंने भी अपने बेटे का जो विवाह है वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में किया। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि एक धीरे धीरे ये आकार वटवृक्ष के रूप में बढ़े और फिर ये एक विशाल, जब हमारा क्षेत्र होगा, लोगों को हम जोड़ेंगे, आर्थिक समृद्धि आएगी और गरीब लोगों को या गरीब साथियों को ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक विवाह जैसी व्यवस्थाएं हम लोग करना चाहते हैं, जिससे ये लोगों को सहारा मिले। जी तो हमारे साथ कवि महोदय हैं, बड़ी अच्छी सोच के साथ, नेक नीति के साथ चले हैं और राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत को अवेयरनेस कर रहे हैं। कहते हैं आने वाले समय में सामूहिक विवाह, यानी कि सामूहिक विवाह में होगा तो एक जगह 20-20, 50-50 शादियां भी होंगी एक ही मंडप के अंदर, तो सारा खर्चा भी बच जाएगा और सारा दहेज वहेज सब कुछ, खाना पीना सब थोड़े से पैसे में निपट जाएगा। एक साथ 100 शादियां भी होंगी, तो बहुत अच्छी नेक। तो कहीं अड़चने भी आ रही हैं फिलहाल अभी आप जो चल रहे हैं इसके, कहीं ना कोई आपको कोई दिक्कतें भी आ रही हैं? अभी हम विचार विमर्श और चर्चाओं के दौर से गुजर रहे हैं, लोगों के विचार लिए जा रहे हैं और ऐसे कोई अड़चन नहीं है। जहां भी किसी गांव में बैठक होती है, अब यकीन मानिए लोग बड़े उत्साह के साथ समर्थन प्रदान कर रहे हैं कि वास्तव में हम अच्छा कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है खर्चों को कम करना, हर व्यक्ति चाहता है कुरीतियों को मिटाना, लेकिन कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं, बंधन ऐसे हैं कि वो अपने से शुरू नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कोई मृत्यु होती है और मैं मृत्यु भोज कर रहा हूं, तो अब वो आसपास का पारिवारिक सामाजिक दबाव है जो मुझे रोक नहीं पा रहा है। लेकिन सामाजिक स्तर पर जब निर्णय हो जाएगा तो फिर सबको मानना पड़ेगा और सब मानने के लिए तैयार है, सहमत है सब लोग। बस इंतजार है कि एक बार हम सब लोग मिल बैठ के एक अच्छा सा फैसला ले लें। मुझे नहीं लगता कि कोई सख्ती करने की आवश्यकता है, व्यक्ति स्वतः ही उसको मानने के लिए तैयार है, सब चाहते हैं। समाज के लिए तो नहीं, लेकिन भारत राष्ट्रीय कविताएं मैं लिखता हूं और राष्ट्रवाद के बारे में अभी, लेकिन समाज पर तो हम लोग अभी कुरीतियों को जोड़ने के लिए, इन सब चीजों को मिटाने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं अभी एक कविता है मेरी, तिरंगा, अगर आप कहें तो उसकी 2-4 पंक्तियां आपके बीच में रख दूं, क्योंकि आपका भी बहुत समय है। सर मैं 4 पंक्तियां आपको तिरंगे के बारे में रखना चाहूंगा, क्योंकि हमें समाज के साथ साथ अपने देश के विषय में भी चिंतन करना चाहिए। और तिरंगा क्या है, ये 4-4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं। मान तिरंगा लगता है, अभिमान तिरंगा लगता है, चेतक की टापों के सम्मुख राणा का अभिमान तिरंगा लगता है, पंचवटी के 5 वटों सा धाम तिरंगा लगता है, गीता के उपदेशों सा निष्काम तिरंगा लगता है, इंद्रासी छत्राणी का सम्मान तिरंगा लगता है, नाग पृथ्वी अग्नि दागे वो अब्दुल कलाम तिरंगा लगता है, मान तिरंगा लगता है, अभिमान तिरंगा लगता है। मैं, बड़ी कविता है, 4 पंक्तियां अंतिम आपको सुना देता हूं। तिरंगे में साहब 3 रंग होते हैं और एक अशोक चक्र होता है और चारों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। इन चारों रंगों को 4 धर्मों से जोड़ता हूं, सुने। हरित रंग की हरित छटा इस्लाम तिरंगा लगता है, हरित रंग की हरित छटा इस्लाम तिरंगा लगता है, श्वेत रंग शांति पथ का जैनी प्रमाण तिरंगा लगता है, अशोक चक्र आरूढ़ मध्य स्वम बुद्ध भगवान तिरंगा लगता है, भगवा रंग में रंगा केसरिया, भगवा रंग में रंगा केसरिया, मुझे मेरा श्री राम तिरंगा लगता है, मान तिरंगा लगता है, अभिमान तिरंगा लगता है। जी धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए, हरियाणा न्यूज 24 पे आपका कीमती समय लिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ही आरसी यादव और इनकी पूरी टीम बानसूर कोटपुतली जिले से ये जुड़े हुए थे। यादव समाज को कहीं ना कहीं बड़ी मुहिम लेके चले हैं और ये मुहिम बहुत जल्दी पूरे भारत के कोने कोने में जाने वाली है और यादव समाज को छोड़ के हर समाज को आने वाले समय में साथ लेके चलेंगे। फिलहाल ये बानसूर और कोटपुतली के अलावा फिर पूरे राजस्थान के अंदर, उसके बाद फिर ये हरियाणा, पंजाब और यूपी, सब जहां भी यादव समाज उनको अवेयरनेस करेंगे। और अभी सारी बात इनसे की, बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचे? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।